अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ अतीक रहमान, आपका बायोलॉजी का टीचर। तो मेरे बेटे, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 11 10th क्लास बायोलॉजी का, वो है होम्योस्टेसिस। लास्ट टाइम हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके कुछ प्रोसेस डिस्कस किए थे, जिसमें थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस शामिल थे। हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, जो उसकी बॉडी का अंदरूनी माहौल होता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और नॉन मोटाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ मोटाइल्स होते हैं लाइक मोसेस, फर्न्स, ठीक है, लिवर बर्ड्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मूव करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, जिनको एक्वेटिक मीडियम की ज़रूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं मेरे बेटे, उनको भी अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जिसमें टेम्परेचर रेगुलेशन आ जाती है, जिसमें वाटर बैलेंस आ जाता है। ठीक है, ताकि वो भी अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकें, बरकरार रख सकें। ठीक है, फिर कहा जाता है कि दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म और होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस प्लांट्स में देखें ना, प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट गैसेस होती हैं लाइक CO2, O2 होती है। प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्लांट भी अपनी बॉडी के अंदर इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करता है थ्रू होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है मेरे बेटे, देखते हैं क्या कहा जाता है इसके अंदर। देखिए जरा, जो प्लांट्स होते हैं ना, ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं और O2 का भी इस्तेमाल करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त। दूसरा है ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त। ठीक है, तो देखिए जरा, जो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स है रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, वो दो होते हैं। कौन कौन से हैं जी? एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा कौन सा है जी? रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, सुबह के वक्त प्लांट्स के अंदर ये दोनों केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है। दूसरे के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है। एक रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज को बनाया जा रहा है, दूसरे रिएक्शन के अंदर उस ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी को गेन किया जा रहा है। जरूरी सी बात है, प्लांट्स है, जानदार है, वो भी, उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। उन्होंने अपने नए लीव्स बनाने होते हैं, शूट्स बनानी होती हैं, रूट्स ने ग्रो करना होता है टुवर्ड वाटर, स्टेम ने मूव करना होता है अगेंस्ट सॉइल, अगेंस्ट ग्रेविटी, फ्रूट्स बनना होते हैं, नई शाखें बनना होती हैं। तो इन तमाम प्रोसेस को करने के लिए ना प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्लांट्स एनर्जी को गेन करते हैं, उसे हम रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं, द एनर्जी गेनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखें, अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 प्लस H2O चाहिए एंड लाइट चाहिए। ठीक है, जबकि जो रिस्पायरेशन होती है ये कैसे करते हैं? इसमें हम ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो किससे लेते हैं? H2O से लेते हैं,
और इसको तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है मेरे बेटे? एटीपी की फॉर्म में होती है। अब एनर्जी के साथ साथ प्लांट्स के अंदर H2O भी बनता है और CO2 भी बनती है। ठीक है, अब देखिए सुबह के वक्त जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल भी हो रहा है और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हो रहा है। CO2 जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है, O2 जो कि रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो देखा जाए जब नाइट टाइम होता है, जब रात का वक्त होता है तो लाइट तो होती नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम जो CO2 है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, जो कैसे बन रही होती है? इस प्रोसेस के जरिए बन रही होती है। वो तो प्लांट्स के लिए फिर फालतू होती है, सरप्लस होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? उस CO2 को स्टोमेटा के जरिए से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अब देखते हैं जी ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग नाइट टाइम सिर्फ और सिर्फ जो है ना रिस्पायरेशन, ये अमल प्रोसीड हो रहा होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती। ठीक है, रिस्पायरेशन हो रही होती है। अब उस रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है मेरे बच्चे, वो क्या होती है? वो प्लांट्स के लिए वेस्ट होती है। तो इसलिए प्लांट्स क्या करेंगे? उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। रिमूव कैसे करते हैं? थ्रो स्टोमेटा, थ्रो स्टोमेटा। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जिनकी जो रात के वक्त जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद होते हैं। ठीक है जी, अब अगर रात को स्टोमेटा बंद होंगे तो जो CO2 है, रात को जो फालतू है, जो वेस्ट है, वो कैसे रिमूव होती है? तो मेरे बेटे स्टेम के ऊपर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनके जरिए से फिर प्लांट्स रात के वक्त CO2 को रिमूव करते हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। Lenticels are tiny pores present beneath the cortex। ठीक है, जिसके वजह से फिर प्लांट CO2 को रिमूव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? वो CO2 को रिमूव करते हैं, जिससे जानदार की सांस है वो दम घुट सकता है, सफोकेशन हो सकती है और वो मर सकता है। ठीक है, अब देखें दूसरा पॉइंट मैंने बोला है जी, कौन सा जी? लेंटिसेल्स। ठीक है, तो लेंटिसेल्स के जरिए से भी CO2 को रिमूव किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरा पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर से। ठीक है जी, अब जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली हमने कहा है कि ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं मेरे बच्चे, वो क्या करते हैं? वो अपनी रूट्स के जरिए से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, अगर तो प्लांट बड़ा है तो उसके अंदर कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के जरिए से पानी मूव करेगा फ्रॉम रूट्स टुवर्ड एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर तो प्लांट्स हर्ब्स हैं या श्रब्स हैं तो उनके अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए से पानी नीचे से ऊपर मूव करेगा। ठीक है ना, तो देखें जो प्लांट्स होते हैं ये मट्टी से, सॉइल से पानी को ऑब्टेन करते हैं एंड प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। और जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ना तो उस दौरान वो पानी को रिमूव भी करते हैं, अपनी बॉडी से निकालते भी हैं। ठीक है, अब फर्ज करें ये हमारे पास कोई एक लीफ है, एक पत्ता है। ठीक है, ये उसकी सेंटर में आ जाती है मिड रिब। सपोज करना सिर्फ आपने समझने के लिए, ठीक है। और देखा जाए तो ये फर्स्ट करो ये एक लीफ बना हुआ है। लीफ की ना दो
एपिडर्मस होती हैं, एक अपर एपिडर्मस होती है और एक मेरे बेटे लोअर एपिडर्मस होती है। ठीक है, जब आप एपिडर्मस को रिमूव करते हैं ना तो नीचे उसके कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मस ऑफ लीफ। ठीक है, जिसके जरिए से प्लांट्स अपने बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है मेरे बच्चे, यहां पर आप देखें तो आपको दो गॉड सेल दिखाई देते हैं इस तरह की फॉर्म में। ये दो गॉड सेल्स हैं। ठीक है, जब ड्यूरिंग ड्यूरिंग डे टाइम जब सुबह के वक्त प्लांट्स के अंदर पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, तो पानी इन गॉड सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है और जिससे क्या होता है, ये गॉड सेल्स स्वेल कर जाते हैं और इनके सेंटर में एक छोटा सा होल, छोटा सा सुराख पैदा हो जाता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, फिर प्लांट्स इसी सुराख के जरिए से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं, जो कैसे पैदा हो रहा है? थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है मेरे बेटे, अब प्लांट्स के अंदर दो मैकेनिज्म है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गाटेशन। तो पहला प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन, दूसरा प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं गाटेशन का। तो उन दोनों में हम अब डिफरेंशिएशन करते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो जो है ना ट्रांसपायरेशन, इसे हम कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम upper surface of leaf, upper surface of leaf in the form of vapors। इसे हम नाम देते हैं मेरे बेटे ट्रांसपायरेशन। ठीक है, कि पत्तों की सरफेस से पानी का वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाना, निकल जाना, रिमूव हो जाना, ये मेरे बेटे कहलाता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि रात के वक़्त ना पानी के जो कंटेंट्स होते हैं मट्टी के अंदर वो बढ़ जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो कुछ लीव्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी फिर जो लीव्स के टिप्स होते हैं ना, उन पर जो छोटे-छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं, वो नमूदार हो जाते हैं। ठीक है, उससे फिर हम नाम देते हैं गाटेशन का। ठीक है, तो हम कहेंगे द अपीयरेंस of water या the loss of water in the form of drops at the edge of लीव, इसे हम नाम देते हैं गाटेशन का। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो इस गाटेशन के प्रोसेस के जरिए से जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पानी के कतरन नमूदार होते हैं ना, उनको वो शबनम का नाम देते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन मेरे बेटे, ये ड्यू ड्रॉप्स वाटर नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स के अंदर, वो फिर उसको लिक्विड की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव कर देते हैं। इसी प्रोसेस को आप नाम देते हैं गाटेशन का। ठीक है शहजादों, तो अभी हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, कि हाउ द प्लांट्स परफॉर्म देयर होम्योस्टेसिस या डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गाटेशन। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।